नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर ललिता त्यागी। पिछली वीडियो में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में दादी माँ पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बेटा, दादी माँ। लेखक ने यहाँ पर अपने बचपन की यादों में अपने दादी माँ के कामों को गिनाया है। अर्थात हर इंसान का एक बचपन होता है और बचपन की कुछ अच्छी स्मृतियाँ और यादें होती हैं जो हमेशा उसके साथ रहती हैं। तो जब लेखक को उसकी दादी की मृत्यु का समाचार मिला तो अनायास ही उसके हृदय में उसकी दादी माँ की यादें, स्मृतियाँ ताज़ा हो उठी, सजीव हो उठी। ठीक है, उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दादी माँ। बेटा, जैसे आप सबके दादी, नानी, दादाजी, नाना जी ऊपर से कई बार आपको डांटते हैं, लेकिन अंदर से आपको बहुत प्यार करते हैं। कुछ इस तरह की थी लेखक की दादी माँ। ठीक है, ऊपर से तो वो डांटती रहती थी, लेकिन अंदर से वो सबको बहुत प्यार करती थी और हर इंसान की मदद भी करती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं लेखक अपनी दादी माँ के बारे में क्या बताता है हमें इस पाठ में। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बेटा, पहले गद्यांश में लेखक ये बता रहा है हमें कि आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हमारी पीठ पीछे हमारे पीठ में छुरा भोंकते हैं या पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। उनके बीच में, इस तरह के इंसानों के बीच में प्रतिस्पर्धा के दौर में एक बचपन का शीतल, शांत, स्वच्छ चेहरा, एक धुंधली सी छाया मेरे सामने आ जाती है जो मुझे बहुत प्यार करती थी। और वो कौन थी? लेखक की दादी माँ। ठीक है, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। अब क्वार कौन सा महीना होता है बेटा? ये सितंबर और अक्टूबर के बीच का महीना होता है। ठीक है, तो मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब ये बता रहा है लेखक, बेटा गर्मियों के दिनों में, क्वार के महीने में क्या होता था कि पानी भरा हुआ होता था सड़कों पर और उसमें विभिन्न प्रकार की घासें, गंध रहती थी। ठीक है, और रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कीचड़ सूखने के बाद सभी बच्चे, गांव के लड़के उस झाग भरे गंदे पानी में कूदते हैं। ये लेखक का बचपन है बेटा। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। अब आषाढ़ का महीना कौन सा होता है बेटा? जून और जुलाई के बीच का महीना, आधा जून और आधा जुलाई। ठीक है, वो आषाढ़ का महीना होता है। अब प्रत्येक महीने की विशेषता लेखक ने हमें यहाँ बताई है। ये बेटा आपके बाद में प्रश्न भी आएगा
कि लेखक ने क्वार के महीने में क्या बताया है, आषाढ़ के महीने में क्या बताया है, अगहन के महीने में क्या बताया है और चैत के महीने में लेखक क्या करता था। ठीक है, तो आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, अर्थात आषाढ़ के महीने में लेखक आम और जामुन खाता था। चिंता नहीं, अगहन में चिड़वा और गुड़ न मिले, अगहन में चिड़वा और गुड़ खाया करता था। ठीक है, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, और अफसोस नहीं, और चैत के दिनों में लेखक क्या खाता था, लाई के साथ गुड़ की पट्टी। ठीक है, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। उन सब में लेखक को बचपन का अपना कौन सा दृश्य याद था कि उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। अब बेटा लेखक ने क्या कहा है, हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती थी। बीमार होना किसी को अच्छा लगता है? नहीं ना, लेकिन लेखक को अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी दादी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। ठीक है, लेखक की जो दादी माँ थी उसे बार बार नींबू देती थी, नींबू पानी पीने के लिए देती थी, साबु खाने के लिए देती थी। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन्न से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। अब ये देखो बेटा, दादी का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है लेखक ने कि उन दुबली पतली थी, स्नेह सने शरीर, उनके चेहरे से स्नेह टपकता था, और बिना किनारी की सफ़ेद वो धोती पहनती थी, और उनके बाल सफ़ेद थे। ठीक है, जैसे ही उनकी दादी आई उन्होंने उसका सर छुआ, उसका पेट छुआ। ठीक है, जैसे बेटा आप बीमार पड़ जाते हो तो आपकी मम्मी या दादी माँ देखती है ना हाथ पकड़ के कि हाँ भी बुखार है या नहीं है, तो उसी तरह लेखक की दादी माँ ने भी उसका पेट छुआ, उसका सर छुआ, देखा कि कितना बुखार है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। ये बेटा मिट्टी माथे पर लगाई अर्थात विभूति, जैसे हम साईं मंदिर या कहीं जाते हैं और वहाँ से थोड़ी सी विभूति ले आते हैं। ठीक, तो वो उसने उसके माथे पर और उसके मुंह में डाल दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। अर्थात लेखक कहता है कि जैसे ही मैं बीमार होता था तो दादी 24 घंटे मेरे पास रहती थी, बार बार छू के देखती थी, और ये भी देखती थी कि कौन किस तरह से खाना पीना ला रहा है, पीपल की छाल में छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल ज़्यादा डाली है या कम डाली है। ठीक है, तो सबको प्रश्न पूछ पूछ कर वो परेशान कर देती थी, अर्थात किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देती थी। चलिए अगले पैरा में देखते हैं दादी क्या कहती हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम करती। ठीक है बेटा, ध्यान रहे जो दादी थी बेटा, इनकी बहुत ज़्यादा ये दयालु हृदय वाली थी, काइंड हार्टेड वूमेन थी। ठीक, इनके मन में दिल में बहुत दया थी। ये अपने ही नहीं, गांव में अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसको भी दवाई गोली देने के लिए पहुंच जाती थी। ठीक है, और आपने भी देखा होगा बेटा, जब
कोई इंसान इतना बुज़ुर्ग हो जाता है हमारे घर में भी, तो उनको आधी से ज़्यादा दवाइयों के नाम पता होता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे इलाज तो वो अपने घरेलू नुस्खों से ही कर देते हैं। तो हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। ठीक है बेटा, सबसे पहले वो चेक करती थी, हाथ पकड़कर, सर पे हाथ रख के, पेट छूकर कि बीमारियां कौन सी है, मलेरिया है, सरशाम है, निमोनिया है, विषुचिका है या कोई महामारी है। और उसके बाद वो क्या करती थी, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप कि लौंग, गूगल और धूप वगैरह देती थी कि जिससे कीटाणु नष्ट हो जाए। आज भी कहा जाता है बेटा कपूर की धूनी देने से क्या होता है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो सफाई कोई उनसे सीख ले, और बहुत ज़्यादा सफाई पसंद औरत थी मेरी दादी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। बेटा अब लेखक ये कहना चाहता है कि बचपन में जब बुखार आता था तो मेरी दादी माँ प्यार करती थी और पूरे घर को सर पे उठा लेती थी जब तक मेरा बुखार ठीक नहीं होता था। लेकिन आज भी वही बुखार है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, नौकर चाकर करते हैं, मैस वाले खिचड़ी पकड़ा जाते हैं, साबू पकड़ा जाते हैं, और जो कुनैन की दवाई की शीशी होती है उसको देखकर तो बुखार जो है वो अपने आप ही डर के मारे भाग जाता है। ठीक है, तो बचपन का वो प्यार, वो दुलार दादी माँ का अब नहीं रहा, और यही स्मृति जो है बार बार लेखक को अंदर तक कौंध देती है। चलिए आगे चलते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। अब बेटा अब उसके भैया का क्या नाम था यहाँ पे, किशन। शादी किसकी थी, उसके लेखक के बड़े भाई किशन की। ठीक है, घर में क्या था, उत्साह और आनंद का वातावरण था। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। अर्थात घर में काम काज है, बुरा मत मानना अगर मैं किसी पे गुस्सा होती हूँ। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बनी रहती। अर्थात जब तक वो किसी काम को करने में किसी की सहायता ना कर देती या उसको ठीक से मार्गदर्शन करके काम नहीं बता देती थी, तब तक काम में देरी होती रहती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब बेटा लेखक बता रहा है कि जब मैं एक बार घर आया तो बाहर खड़ी हुई दादी माँ किसी को डांट रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। दादी माँ किसको डांट रही थी, रामी की चाची को। सो न होगा धन्नो, रामी की चाची का क्या नाम था, धन्नो। रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब बेटा यहाँ पे एक दादी के चरित्र की विशेषता क्या थी कि वह लेखक की ही नहीं पूरे गांव की बीमारी में मदद करती थी, चाहे किसी को भी बीमारी हो जाए। ठीक, और घर के हर काम में वो हाथ बटाती थी, बहुत मेहनती थी। और तीसरा, वो अपने पैसों को ब्याज पर भी देती थी। ठीक है, उसने अर्थात दादी माँ ने किसको पैसे ब्याज पर दिए हुए थे, रामी की चाची धन्नो को।
ठीक है, जिससे अब वो अपना ब्याज और पैसे मांगती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इसके दूसरे भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।